हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन एमए फाइनल की ज्योग्राफी में भारत के लौह इस्पात उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, लौह इस्पात जो उद्योग है वो सभी उद्योगों का एक आधारभूत उद्योग या आधारभूत उद्योगों की धुरी कहलाता है, क्योंकि इससे जो उत्पाद बनता है, लौह इस्पात बनता है, ये लौह इस्पात अन्य सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल के तौर पर काम आता है। इसीलिए किसी भी देश की आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक विकास है, उसकी महत्वपूर्ण जो इकाई है वो लौह इस्पात उद्योग है। देश का आर्थिक विकास लौह इस्पात उद्योग और शक्ति के जो संसाधन हैं, पेट्रोलियम पदार्थ या कोयला है, उस पर डिपेंड करता है। भारत में लौह इस्पात की उद्योग की दृष्टि से देखें तो दुनिया में सर्वाधिक लौह इस्पात उद्योग में चीन अव्वल है। इसके बाद में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत लौह इस्पात उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। भारत में लौह इस्पात उद्योगों की शुरुआत है वो 1874 में हुई थी और 1874 के अंदर, उसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक युग था। 1874 के अंदर भारत में बर्नपुर कुल्टी, तो कुल्टी के अंदर एक कारखाना खोला गया था 1874 में, जिसको बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में 1918 के अंदर बर्नपुर के अंदर एक यानी कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, और जिसमें कुल्टी और बर्नपुर दोनों कारखानों को शामिल करते हुए 1937 में इसको मिलाया गया और 1953 में कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर तीनों कारखानों को मिला करके इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना शुरुआत यानी कि बर्नपुर से हुई, वो 1918 से शुरू हुई। भारत में प्रथम कारखाना है वो कुल्टी के अंदर बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स के नाम से खोला गया है। अब इसके बाद में लौह इस्पात उद्योगों के स्थानीयकरण के जो कारक है, जिसमें अपन ने कल चर्चा की थी कि लौह इस्पात जो उद्योग है वो भारी और स्थूल पदार्थ है। इसके लिए जो कच्चा माल चाहिए, जिसमें लोह एश्क चाहिए, कोयला चाहिए, चौना पत्थर, मैग्नीज, डोलोमाइट, ये कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सस्ते परिवहन की आवश्यकता होती है, विद्युत शक्ति की, जल की, बाजार की, बंदरगाह की, ये बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो लौह इस्पात उद्योग को, स्थानीयकरण को नियंत्रित करते हैं। इनमें से भारत में उन स्थानों पर लौह इस्पात उद्योगों का विकास हुआ है जहां कच्चा माल उपलब्ध था। कच्चे माल के तौर पर लोह एश्क उपलब्ध था, कोयला उपलब्ध था, पानी और जल विद्युत की सुविधाएं थी, बंदरगाह पास में था। वहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विस्तार है वो अधिक हुआ है। जैसे निजी क्षेत्र के अंतर्गत, ये तो ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के अंदर भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत हुई 1874 से। फिर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1918 में बर्नपुर में बनी। उसके बाद में इन तीनों को 1953 में मिला दिया गया। लेकिन निजी क्षेत्र के अंदर भारत में सबसे पहले वास्तविक और यानी कि लौह इस्पात उद्योग की जो शुरुआत हुई थी वास्तविक रूप से, और एक गुणवत्ता वाला यानी लौह इस्पात युक्त बनाने की जो शुरुआत हुई वो हुई टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के द्वारा 1907 में J.N. टाटा, ये जो अभी टाटा कंपनी के निदेशक है रतन टाटा, इसके पिताजी J.N. टाटा के द्वारा साक्षी गांव, जिसका वर्तमान नाम है वो जमशेदपुर कर दिया गया है, साक्षी गांव के अंदर इस इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई।
तो भारत में वास्तविक रूप से बड़े स्तर पर लौह इस्पात बनाने का पहला जो संयंत्र है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा लगाया गया और इसकी शुरुआत 1907 के अंदर साक्षी, जो वर्तमान जमशेदपुर झारखंड में है, उनसे इसकी शुरुआत हुई है। ये निजी क्षेत्र का और वास्तविक रूप से भारत में लौह इस्पात उत्पादन करने का सबसे बड़ा संयंत्र था। इसके लिए जब भी लौह इस्पात उद्योग है उसके लिए कोयले की, लौह ऐश की, जल की, श्रमिकों की, परिवहन की, बाजार की बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। तो ये जो JN टाटा ने साक्षी गांव में लौह इस्पात का उद्योग का कारखाना स्थापित किया गया था, तो इसके लिए बहुत सारी स्थानीयकरण कारकों को ध्यान में रखा गया। सबसे पहले इसके अंदर जो जल की आवश्यकता थी वो पास में दामोदर की सहायक नदियाँ थीं, स्वर्णरेखा और खरकोई। स्वर्णरेखा और खरकोई नदियों के तट पर इसको स्थापित किया गया। दूसरा, वहाँ पे जो लौह अयस्क था, लौह अयस्क, ये उड़ीसा के गुरुमयीसानी और बादाम पहाड़, ये जो लौह अयस्क की खाने हैं, इनसे लोहा यानी कि पास में पड़ता था। साथ ही शीय भूमि जो झारखंड है, यहाँ से भी लोहा मिलता था। और कोयला है, टिस्को के कारखाना को कोयला है वो झरिया और पश्चिमी बोकारो की खानों से मिलता है। श्रमिक शक्ति है वो बिहार और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहाँ श्रमिक शक्ति की दृष्टि से संपन्न माने जाते हैं। और बंदरगाह है वो कोलकाता बंदरगाह पास में पड़ता है। साथ ही साथ टिस्को का कारखाना है वो मुंबई एवं कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। यानी जो टिस्को का कारखाना मुंबई एवं कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित होने के कारण परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं थी, बंदरगाह की सुविधाएं थी, लौह अयस्क के यानी कि क्षेत्र पास में थे, कोयला भी मिल जाता था, जल विद्युत की सुविधाएं थी। तो इस प्रकार तमाम स्थानीय कारक को ध्यान में रखते हुए साक्षी गांव के अंदर भारत में निजी क्षेत्र का पहला कारखाना टिस्को के नाम से स्थापित किया गया है। और ये जो टिस्को का कारखाना है ये ढलवा लोहा के साथ साथ यानी इस्पात भी बनाता है, बहुत सारे इस्पात भी बनाता है। और भारत में आज यानी कि टाटा के नाम से खूब सारे इस्पात से बने हुए अन्य जो उपकरण हैं या जो ऑटोमोबाइल्स उद्योग के क्षेत्र में गाड़ियों की कल पुर्जे वगैरह है वो बहुत सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा लोहे की चादरें, सरिये वगैरह ये भी इसी कंपनी के आते हैं। तो ये इस्पात के साथ साथ अन्य वस्तुओं भी बनाती है। अब इसके बाद में देखो दूसरी जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको की स्थापना कब हुई? 1918 में। कहाँ से? बनपुर से की गई। इससे पहले यानी कि भारत में 1874 में कुल्टी से लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत हुई थी, जिसमें बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स के नाम से जाना गया। और 1918 के अंदर बनपुर जो पश्चिम बंगाल में है, बनपुर पश्चिमी बंगाल के अंदर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत हुई 1918 में। इसमें लौह अयस्क है, लौह अयस्क गुहा और सिंह भूमि की जो खाने हैं झारखंड के अंदर वहाँ से प्राप्त होता है। कोयला देखो रामगढ़ छत्तीसगढ़ में, नून डीही और झरिया ये जो झारखंड के अंदर है, झारखंड इन खानों से कोयला मिलता है। इसके अलावा जल विद्युत है, जल विद्युत दामोदर नदी घाटी परियोजना से जल विद्युत यानी जल और पावर दोनों की सप्लाई होती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये भारत की पहली ऐसी नदी घाटी परियोजना है जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी जो परियोजना है उस पर आधारित भारत की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें लगभग 6-8 बांध बना करके
जल विद्युत के रूप में पावर का उत्पादन किया जा रहा है। इसका दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो पश्चिम बंगाल और बिहार में बाढ़ के पानी को नियंत्रित करना तथा उद्योगों के लिए जल विद्युत का उत्पादन करना। तो जल विद्युत दामोदर नदी घाटी से प्राप्त होती है और जल भी उपलब्ध होता है। इसके साथ साथ परिवहन की दृष्टि से देखें तो इस कारखाने में क्या सुविधा है कि परिवहन और बाज़ार में देखो कोलकाता और हुगली ये दोनों बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह और हुगली बंदरगाह, जो बाज़ार की दृष्टि से और परिवहन की दृष्टि से देखें या विदेश में आयात या निर्यात की दृष्टि से भी इसमें सुविधाएं उपलब्ध है। तो बाज़ार की दृष्टि से कोलकाता और हुगली, कोलकाता शहर है, हुगली भी बंदरगाह है, ये पर्याप्त सुविधा है। इसके अलावा ये जो इस्को का कारखाना है ये दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी रेल मार्ग के पास में स्थित है, यानी यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, जिससे परिवहन की भी सुविधाएं उपलब्ध होती है। तीसरा कारखाना भारत के अंदर और यूँ कहें कि सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना, सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला जो संयंत्र था, पहला लौह इस्पात का संयंत्र था, उसका नाम था विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया कर्नाटक के एक महान इंजीनियरिंग थे और उन इंजीनियर ने इस प्रकार ये लौह इस्पात के क्षेत्र में और भारत के अन्य उद्योगों और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। उसी के नाम पे विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी की स्थापना है वो 1923 के अंदर की गई थी और 1923 के अंदर विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी का जो लौह इस्पात का संयंत्र था ये भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का संयंत्र था। इसको भद्रावती इस्पात संयंत्र के नाम से भी जाना जाता। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र, भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र, यानी विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र है, इसको भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया है। स्थापना 1923 में हुई थी। देखो इसमें लो एस्क है वो कर्नाटक की बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे कैमान गुंडी की खान है, वहाँ से प्राप्त होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोहा है उसमें भारत में ज़्यादातर यानी कि हेमेटाइट प्रकार का लोहा निकलता है, जहाँ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन राज्यों से निकलता है, लेकिन मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा होता है, वो भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में निकलता है। तो यहाँ पे जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियों में कैमान गुंडी नाम की खान है, वहाँ से इस संयंत्र को लोहा एस्क मिलता है। अब देखो इसमें एक समस्या ये है कि जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है, इस लौह इस्पात संयंत्र के लिए जो कोयला है वो बहुत दूर पड़ता है, तो कोयले के बिना लोहा है वो पिघलाना मुश्किल होता है। अब उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पे भट्टी आधारित सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि यहाँ विद्युत है वो सस्ती मिलती है। जोग जल प्रपात, यहाँ पे जोग जल प्रपात कहाँ पे हैं? शरावती नदी पर, कर्नाटक के अंदर है। और जोग जल प्रपात से जल विद्युत जो उत्पन्न होती है वो सस्ती जल विद्युत यानी कि पावर सस्ती मिलती है, और उस पावर से भट्टियाँ बना करके लोहे को पिघलाया जाता है, क्योंकि कर्नाटक के अंदर कोयला नहीं के बराबर है, दूर पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर जोग जलप्रपात से मिलने वाली जो पावर है उससे लोहे को भट्टियों के माध्यम से पिघलाया जाता है। तो यहाँ जल विद्युत की जो पावर है और जल की वहाँ पर्याप्त सुविधा है, क्योंकि शरावती नदी है और उस पर जोग जलप्रपात बना हुआ है। ये जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी 250 मीटर ऊंचा है।
इसके अलावा देखो इस कारखाने की और भी सुविधाएं कि कोयले का तो अभाव है, लेकिन पावर, जल और लो एश की पर्याप्त सुविधाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो बंदरगाह है, तो बंदरगाह भी यानी कि पास में पड़ता है। और मंगलोर, न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है, न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है कर्नाटक का, ये पास में पड़ता है। इस पर कच्चे लोहे को निर्यात भी किया जाता है इस बंदरगाह के द्वारा। साथ ही साथ श्रमिक शक्ति भी उपलब्ध है। और इसके अलावा यानी रेल मार्ग है वो भी यानी कि इसी के पास में पड़ता है, जो भारत का तटीय जो रेल मार्ग है। अब देखो इसके बाद में तीसरा जो कारखाना है विश्वेश्वरैया, इंडियन आयरन और भी यानी कि संयंत्र है, जिसमें जैसे बोकारो है या दुर्गापुरा है या राहुरकेला है। जैसे अपन राहुरकेला लेते हैं, राहुरकेला, तो आपको ध्यान में रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1956 से 61 के मध्य। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 एकीकृत कारखाने खोले गए। विदेशों के सहयोग से भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 3 एकीकृत लौह इस्पात के कारखाने या लौह इस्पात के संयंत्र खोले गए, जिसमें राहुरकेला, ये राहुरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। राहुरकेला उड़ीसा के अंदर है। और जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। कब? 1959 के अंदर। इसके बाद में दूसरा जो कारखाना दुर्गापुर है, दुर्गापुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। और दुर्गापुर किसके सहयोग से खोला गया? ब्रिटेन के सहयोग से। तीसरा जो लौह इस्पात का संयंत्र भिलाई कहाँ पे है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़। और ये किसके सहयोग से खोला गया है? तो भिलाई है वो रूस के सहयोग से खोला गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में 3 एकीकृत लौह इस्पात के संयंत्रों की स्थापना की गई विभिन्न विदेशों के सहयोग से। उसमें से राहुरकेला लौह इस्पात का जो संयंत्र है, ये उड़ीसा के अंदर जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया 1959 के अंदर। ऐसा ही 1959 में दुर्गापुर यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात का संयंत्र स्थापित किया गया। और तीसरा भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है और रूस के सहयोग से 1959 में स्थापित किया गया। ये तीनों लौह इस्पात के संयंत्र एकीकृत लौह इस्पात के संयंत्र है। और इसकी स्थापना है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। वर्तमान में इसका नियंत्रण और प्रबंधन कार्य है वो कौन देखता है? शेल। यानी कि भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए 1974 के अंदर एक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। इसके अधिकृत में भारत में मुख्य 5 और कुल 9 इस्पात के संयंत्र है, जो उनका नियंत्रण, प्रबंधन और लौह इस्पात से संबंधित जो विकास है वो सेल देखता है। तो वर्तमान में ये तीनों जो एकीकृत कारखाने हैं वो सेल के अधिकृत में है। इसकी स्थापना है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। ये भारत में एकीकृत इस्पात के कारखाने हैं। अब देखो इसमें अपन देखते हैं कि जो राहुरकेला इस्पात का संयंत्र है, राहुरकेला, ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का ये कारखाना उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में, क्योंकि ये सरकार यानी भारत सरकार और जर्मनी के संयोग से
राउरकेला इस्पात संयंत्र है, जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ ज़िले के अंदर दो यानी कि शंख और कोयल नदियां हैं, शंख और कोयल नदियों के संगम पर स्थापित किया गया है। और इसमें इस जर्मनी के सहयोग से जर्मनी की क्रुप्स और डीमाग कंपनियों के सहयोग से ये स्थापित किया गया है। यानी राउरकेला का जो संयंत्र है, ये जर्मनी की दो कंपनियां हैं, क्रुप्स एंड डीमाग। इन कंपनियों के सहयोग से ये स्थापित किया गया है जर्मनी उड़ीसा के सुंदरगढ़ ज़िले के अंदर। इस संयंत्र को यानी कच्चा जो माल है वो पास में पड़ता है और ये कच्चे माल के निकटता के आधार पर स्थापित किया गया है। इसमें परिवहन मूल्य भी कम आता है। इस संयंत्र में लो एश्क है वो उड़ीसा के क्यूजर और सुंदरगढ़ ज़िलों से मिलता है। यानी लो एश्क है वो उड़ीसा के क्यूजर और सुंदरगढ़ ज़िलों से मिलता है। एवं कोयला है, कोयला झरिया झारखंड क्षेत्र से, मैग्नीज क्यूजर से, और चूना पत्थर है वो वीर मिश्रपुर की खान से प्राप्त होता है। और इसी प्रकार इस संयंत्र को हीराकुंड जल विद्युत जो परियोजना है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है, वहाँ से जल विद्युत प्राप्त होती है। पानी जो या महानदी की सहायक नदियाँ हैं, कोयल और शंख नदियाँ, वहाँ से प्राप्त होता है। और साथ ही साथ ये कोलकाता मुंबई रेल मार्ग परिवहन से भी जुड़ा हुआ है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो कच्चे माल पर आधारित है। ये न्यूनतम परिवहन यानी कि इसमें लागत आती है, क्योंकि लो एश्क और कोयला क्षेत्र है वो पास में पड़ते हैं। इसके अलावा यानी कि रेल मार्ग की सुविधा है, मुंबई और जो कोलकाता रेल मार्ग है उसके पास में पड़ता है। राउरकेला में अधिकतम यानी कि चपटे फ्लैट आकार की वस्तुएं, अलग अलग मोटाई की प्लेटें, पत्तियां, टीन की चादरें आदि बनाई जाती है। इस संयंत्र से लोहे की बड़ी फ्लैट बनाई जाती है। इसके साथ अलग अलग मोटाई की प्लेटें भी बनाई जाती है, टीन, चादरें, पत्तियां भी बनाई जाती है। और इसका उपयोग है वो जहाज और रेल के डिब्बे बनाने के लिए किया जाता है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग 16.71 लाख टन इस्पात की है प्रतिवर्ष। उप उत्पाद के रूप में, क्योंकि लो इस्पात संयंत्र होता है उसके पास में और भी अन्य उत्पाद करने वाली जो कंपनियां स्थापित होती है, तो यहाँ उप उत्पाद के रूप में हल्का तेल, प्रागविक तेल है या नेप्थेलिन तेल है, बॉश ऑयल है, एंथ्रेसिन तेल है, पिच है आदि का भी उत्पादन होता है। और नाइट्रोजन उर्वरक बनाने के लिए 10 लाख टन क्षमता वाला संयंत्र भी इस क्षेत्र में स्थापित किया गया है। क्योंकि जहाँ पे लो इस्पात संयंत्र स्थापित होता है तो उससे निकलने वाला जो इस्पात है वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के तौर पर काम आता है। और बहुत सारे अन्य जो उद्योग है, चाहे रासायनिक से संबंधित हो, वो उसके आसपास यानी कि स्थापित हो जाते हैं। तो इसमें राउरकेला जो इस्पात का संयंत्र है, इसमें उत्पाद के रूप में भी अन्य कंपनियां हैं वो कार्यरत है। इसके अलावा नाइट्रोजन उर्वरक है वो भी बनाने का कारखाना वहाँ स्थापित किया गया है, क्योंकि वहाँ परिवहन की, जल की और पावर की पर्याप्त सुविधाएं मिलती है। नेक्स्ट और भी भारत में लो इस्पात के जो कारखाने हैं उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।